गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यूनिट नंबर 4 के एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे। आज हमको यूनिट 3 के एमसीक्यूज देखना है। ठीक है, तो पैम्पलेट के अंदर यूनिट 3 का पैम्पलेट लेके बैठो। यूनिट 3 के पैम्पलेट के अंदर सब सम्स खत्म हो रहे। लास्ट मेथड था हमारा रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो वो मेथड खत्म हो रहा है। वहां पे पैम्पलेट के अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू उसका टाइटल दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव अप्रोच। नॉट ऑब्जेक्टिव, नॉट ऑब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव अप्रोच। तो याद रखो, प्रोबेबिलिटी के 4 अप्रोचेस दिए हुए हैं, क्लासिकल, एम्पिरिकल, एक्सियोमेटिक एंड मॉडर्न। वैसे आपके सिलेबस में 2 ही पॉइंट है या डेफिनेशन 2 ही है, एम्पिरिकल एंड क्लासिकल। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन हमने थियरी में पढ़ी थी। अब यहां पे नॉट ऑब्जेक्टिव अप्रोच, कौन सा ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं है। इसकी जगह पे अगर वर्ड होता सब्जेक्टिव अप्रोच तो भी यही आंसर लिखते। मॉडर्न अप्रोच जो है वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं है या फिर सब्जेक्टिव अप्रोच है। याद रखना, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं है, तो मॉडर्न अप्रोच इज नॉट ऑब्जेक्टिव अप्रोच, इट इज अ सब्जेक्टिव अप्रोच, वो सब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, तो नॉट ऑब्जेक्टिव अप्रोच दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, इसलिए हम आंसर लिखेंगे डी, मॉडर्न। याद रखना, ये कौन सा अप्रोच है, सब्जेक्टिव, नॉट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव अप्रोच है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच के लिए कौन सा ट्रू है। तो क्लासिकल अप्रोच के अंदर हमने क्या पढ़ा था, तो क्लासिकल अप्रोच की डेफिनेशन क्या थी। ठीक है, आपको याद होगी, क्लासिकल अप्रोच की डेफिनेशन थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एम बाय एन वाला डेफिनेशन, जिसका हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो एम अपॉन एन के अंदर क्या था, तो ये एक एजम्पशन था। देखो लास्ट वाला जो बी दिया हुआ है, वो ऑल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। सभी आउटकम्स कैसे होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरसेक्शन करने से आपको 5 मिलेगा, राइट, और उसका यूनियन करने से सैंपल स्पेस एस मिलेगा। तो सभी जो आउटकम्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एस इक्वल टू आपको दिया हुआ है एच टी। ठीक है, तो यहाँ पे एच है, टी है। अब 2 इवेंट आपको दी होती एच टी में एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव समझा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ 1 आउटकम्स की इवेंट दी हुई है। यहाँ आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो 5 मिलेगा। इसी तरह से ए यूनियन बी करोगे तो पूरा एस मिल जाएगा। तो ये जो प्राइमरी आउटकम्स है, प्राथमिक परिणामों जे छे, दे ऑल आर एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 मिलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी भी 1/2 मिलेगा, तो इक्वली लाइकली भी कह सकते हैं। तो यहाँ आंसर रहेगा ऑल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। आंसर बी, ऑल आउटकम्स ऑफ experiment are mutually exclusive and exhaustive। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, exactly one of the event A or B occurs can be symbolically written as। अब exactly one आपको दिया है, देखो मैं आंसर बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड कौन सा है, exactly one। देखना इधर, exactly one है तो हम क्या फाइंड करते थे, P of A इंटरसेक्शन B डैश प्लस P of B इंटरसेक्शन A डैश। तो इसका फॉर्मूला था P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और इसका फॉर्मूला था P ऑफ B
माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब मैं ऐसा करता हूं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ये दोनों को नजदीक लिख रहा हूं, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देन माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखो, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये किसका फॉर्मूला हो गया, पी ऑफ ए यूनियन बी का, और माइनस क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। तो अब मैं पी यहां से निकाल दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वन का ये फॉर्मूला हो सकता है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो आंसर बी करेक्ट आंसर है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सर कैसा आया बताओ ना, तो ये मैंने क्या किया बताया तो सही, इसी तरह करना है। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखो, टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। दो इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट्स कहलाएंगे। भाई दो इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट्स ऐसा कब कहेंगे, तो किसी एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट के प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे दो इवेंट्स को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मैंने आपको बताया था, ए सच बोल रहा है उसका प्रोबेबिलिटी, बी सच बोल रहा है उसका प्रोबेबिलिटी। तो ए सच बोल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी बी सच बोल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी? नहीं करेंगी। क्यों? दे बोथ आर इंडिविजुअल्स, दोनों अलग अलग व्यक्ति है डिफरेंट। एक दूसरे के ऊपर सच बोलने की प्रोबेबिलिटी अफेक्ट नहीं करती है। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। समझे? जिसकी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट नहीं करती है। तो यहां आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, उसके अंदर से क्या लिखेंगे हम? तो अकरेंस ऑफ एनी वन इज नॉट अफेक्टेड बाय अकरेंस ऑफ अदर। कि कोई एक घटना बने एनी असर बीजी घटना बने एनी ऊपर थसे नहीं। तो आंसर लिखेंगे बी, occurrence of any one is not affected by occurrence of other। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एक्सियोमेटिक अप्रोच। एक्सियोमेटिक अप्रोच के लिए कौन सी, नीचे जो चार वैल्यूज दी है देखो, P ऑफ A ग्रेटर देन 1, P ऑफ S इज 1, P ऑफ A यूनियन B इज P ऑफ A प्लस P ऑफ B, एंड D है P ऑफ A लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू सच नहीं है, खोटू है, इनकरेक्ट है फॉर एक्सियोमेटिक अप्रोच। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच के लिए कौन सी बात सही नहीं है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 1 से कम मिलेगा, ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो एक्सियोमेटिक अप्रोच याद रखना, 5th पॉइंट है, वर्ड याद रखना है एक्सियोमेटिक अप्रोच। और दूसरी चीज नॉट ट्रू। ठीक है, एक्सियोमेट्रिक अप्रोच नॉट ट्रू, कौन सी बात? तो डी वाला है, P ऑफ A नॉट इक्वल टू 1, P ऑफ A लेस देन और इक्वल टू 1, सॉरी, P ऑफ A लेस देन इक्वल टू 1, ये आंसर है। 6th नंबर, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E1 स्लेश A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 स्लेश A डैश डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ En स्लेश A। हमने ऐसा लिखा था A1 स्लेश A, सॉरी A1 स्लेश B, फिर लिखा था P ऑफ A2 स्लेश B, P ऑफ A3 स्लेश B। कौन सा था ये? बायस थ्योरम। नीचे 2 पॉइंट लिखे थे,
where p of a1 comma p of a2 comma p of a3 are called prior probabilities। और उसके नीचे लिखा था p of a1 स्लेश b comma p of a2 स्लेश b comma डैश डैश करके p of an स्लेश b are called posterior probabilities। स्लेश वाला उसको पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज कहते हैं। तो यहाँ आंसर लिखेंगे हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 6, क्यों सर ऐसा? वो स्लेश वाला दिया है ना बेटा, E1 स्लेश ए, E2 स्लेश ए डैश डैश करके En स्लेश बी, En स्लेश ए। तो याद रखो हम A1 A2 A3 लिखते थे, उसकी जगह पे इसने E1 E2 E3 ऐसा लिखा है, और इवेंट बी लिखते थे उसको इसने ए लिखा है। अंडरस्टैंड? इन शॉर्ट यहाँ E1 स्लेश ए, E2 स्लेश ए डैश डैश करके En स्लेश ए दिया है, इसको कहेंगे हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी या बायस थ्योरम। तो आंसर है यहाँ पे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज, सी, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज। ठीक है। 7 नंबर देखो, प्रोबेबिलिटीज P ऑफ E1 P ऑफ E2 डैश डैश P ऑफ En। हमने क्या लिखा था? हमने ऐसा लिखा था A1 A2 A3 P ऑफ A1 कॉमा P ऑफ A2 कॉमा P ऑफ A3 डैश 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 P ऑफ An ऐसा लिखा था, और उसको हम प्रायर प्रोबेबिलिटीज कहते थे। तो इसने A1 की जगह पे E1 लिखा है, A2 की जगह पे E2 दिया है, An की जगह पे En दिया है, तो इसको क्या कहेंगे हम? प्रायर प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, चलो अंदर 7, उसका आंसर ए। 6 में सी था, 7 का ए, प्रायर प्रोबेबिलिटीज। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 2 or more events are said to be blank if the happening of any one of them excludes the happening of all others in the same experiment। इसका मतलब क्या? कोई एक घटना बने એની સાથે નિદર્શકાશની બીજી કોઈ પણ ઘટના ન બને। इसका मतलब क्या? दो इवेंट एक साथ नहीं बनेगी। बे इवेंट एक साथे न बने, उसका मतलब क्या हुआ? 2 इवेंट्स डज नॉट अकर्स एट द सेम टाइम। बे घटनाओं एक ज समय एक साथे बनती नहीं। मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपको 5 मिलेगा, और ए इंटरसेक्शन बी 5 मिला, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हेड आएगा तो टेल नीचे चला जाएगा, टेल ऊपर आएगा हेड नीचे चला जाएगा, दोनों एक साथ बनने वाली नहीं है। तो इधर ए एंड बी को हम क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दो इवेंट एक साथ नहीं बनती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 2 or more events are said to be if the happening of any one of them excludes the happening of all other events। तो excludes लिखा है, excludes वो वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए आंसर लिखेंगे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बी। नाउ 9 नंबर, इवेंट्स आर सेड टू बी, ये ऊपर आ गया। क्वेश्चन नंबर हमने 4 में देखा था। इवेंट्स आर सेड टू बी ब्लैंक इफ हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ देम, फिर अंडरलाइन कर दो, इज नॉट अफेक्टेड। नॉट अफेक्टेड, किसी एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे अफेक्ट नहीं करेगी। नॉट अफेक्टेड, एक दूसरे के ऊपर प्रोबेबिलिटी अफेक्ट नहीं करती है, तो हम उसको कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नॉट अफेक्टेड अंडरलाइन करना। बाय एंड डज नॉट अफेक्ट द हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ द अदर्स, मतलब कोई एक घटना बने એનો આધાર બીજી ઘટના બને એની ઉપર ન હોય,
કોઈ એક ઘટના બને એની સંભાવના બીજી કોઈ ઘટના બને એની સંભાવના પર અસર ન કરે, then it is called independent events. तो आंसर लिखेंगे हम सी, independent events. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर देखते हैं. अभी इतना 1 to 9 तक का रखते हैं. 1 to 9 तक का मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप लोग टिक मार्क कर देना पैम्पलेट के अंदर, और जो वर्ड्स मुझे मैंने याद रखने को बोले या अंडरलाइन करने को बोले वो भी कर देना. ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके इतना कर दो, फिर आगे कर रहे हैं. Now question number 10. Let A and B be the two possible outcomes of an experiment. Suppose probability of A is 0.4 and probability of A union B is 0.7 and probability of B is 0.3. मतलब आपको तीन वैल्यू दी हुई है. Probability of A 0.4 है, probability of A union B 0.7 है और probability of B 0.3 है. ठीक है, चलो अब यहाँ A यूनियन B दिया है, A दिया है और B दिया है. इसका मतलब मैं A इंटरसेक्शन B फाइंड करूंगा. पहले कैसे फाइंड करना है, तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A यूनियन B. सर ये कहाँ से लेके आए, हेलो, ये एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है. ये इधर था, ये इधर था, उसको ट्रांसफर कर दिया मैंने. तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B ऐसे मिलेगा 0.4 प्लस 0.3 माइनस 0.7. 4 प्लस 3 0.7, 0.7 माइनस 0.7 करो तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू 0 मिलेगा. अब A इंटरसेक्शन B 0 मिला, इसलिए ये इवेंट्स कहलाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ठीक है, A इंटरसेक्शन B का वैल्यू 0 मिला, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे. आंसर इज बी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. कैसे आया मैंने कैलकुलेट करके बताया आपको. ठीक है, 11 नंबर देखो. लेट A and B be the two possible outcomes of an experiment. Suppose P of A is 0.4, P of A 0.4 दिया हुआ है. Then probability of A union B is, A union B कितना है 0.7 and probability of B is 0.5 है. चलो अभी किया था ऐसा करता हूं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड कर रहा हूं. अब P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मतलब हुआ P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A A यूनियन B. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.4 प्लस 0.5 माइनस A यूनियन B मतलब 0.7. तो कितना मिलेगा आंसर, 0.4 प्लस 0.5 0.9 हुआ, 0.9 में से 0.7 माइनस किया तो पॉइंट कितना मिलेगा 2. अब मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूं, एज्यूम दैट A and B are independent. A and B are कैसे इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अब A and B इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B हम लिखेंगे. अब P ऑफ A का वैल्यू आपके पास है 0.4 इंटू P ऑफ B का वैल्यू है 0.5. दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, कितना मिलेगा 0.4 इंटू 0.5, 0.4 multiplied by 0.5, आंसर इज 0.2. अब देखो यहाँ ऊपर A इंटरसेक्शन B का वैल्यू 0.2 मिला था और इंडिपेंडेंट एज्यूम किया, A इंटरसेक्शन B का वैल्यू 0.2 मिला. ये दोनों सेम आ रहे. इसका मतलब मैंने जो एजम्पशन रखा है वो सही है. मतलब हम यहाँ लिख देंगे therefore A and B are independent events. ये दोनों आंसर अलग अलग होते हैं तो हम लिखते हैं कि A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स मिलते हैं तो आंसर लिखेंगे हम C, इंडिपेंडेंट. आंसर इज C, इंडिपेंडेंट.
ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखना बराबर। क्वेश्चन नंबर 12, टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दो इवेंट्स ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फिर आगे पढ़ता हूं, P of A is 1/5, P of A is 1/5 and P of B आपको दिया है 1/3। अब क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी दैट आइदर A और B विल अकर, आइदर A और B will occur। चलो यहां पे आइदर और मिला, तो आइदर और का फॉर्मूला हम क्या लिखते थे? A यूनियन B। तो A यूनियन B का फॉर्मूला P of A यूनियन B इक्वल टू P of A प्लस P of B। पीछे माइनस P of A इंटरसेक्शन B नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो P of A का वैल्यू है 1/5 प्लस 1/3, एलसीएम 15 होगा। 3 into 1 is 3 plus 5 into 1 is 5। आंसर इज 8/15। आंसर मिलेगा 8/15 A, 8/15। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ अ बैग कंटेन्स बॉल्स ऑफ, अंडरलाइन कर दो, डिफरेंट साइज। एक बैग के अंदर डिफरेंट साइज के बॉल है, छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अंडरलाइन करना है कौन सा वर्ड? डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट साइजेस अंडरलाइन करना है। एंड एक्सपेरिमेंट इज टू सिलेक्ट अ बॉल एट रैंडम, ऑल द बॉल्स हैव। सभी बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसी होगी? अनइक्वल होगी। क्यों? सब जो बॉल है वो अलग अलग तरह के बॉल है, सब इक्वल बॉल नहीं है। समझ रहे हो? लो मैं ऐसा ड्रॉ करके बताऊं, ये एक है समझो, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फर्स्ट टाइप का है, ये सेकंड टाइप का है, ये थर्ड टाइप का है। तो पहले हम 3 में से एक सिलेक्ट करेंगे, फिर इधर 2 में से एक सिलेक्ट करेंगे, फिर इधर 1 में से एक सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पहले वाले के अंदर मुझे 3C1 मिलेगा, दूसरे वाले के अंदर 2C1 मिलेगा और लास्ट वाले के अंदर 1C1 मिलेगा फेवरेबल आउटकम के अंदर। इसलिए सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग रहेगी। ठीक है, चलो देखो, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। सभी की प्रोबेबिलिटी कैसी होगी? डिफरेंट होगी, क्योंकि बॉल के साइजेस डिफरेंट दिए हुए हैं। तो आंसर लिखेंगे हम बी, डिफरेंट प्रोबेबिलिटी of being selected। Now 14 number, if random experiment results in an exhaustive, mutually exclusive and equally likely outcomes, मतलब n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स है, ऑफ विच उसमें से एम आर फेवरेबल टू द हैपनिंग ऑफ इवेंट ए। घटना ए बने एना माटेना फेवरेबल आउटकम्स एम छे। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरन्स ऑफ ए, यूजुअली डेनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एम बाय एन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एम बाय एन, ऐसा कौन से अप्रोच में हम लिखते थे? सिंपल फॉर्मूला था, उसको हम कहते थे क्लासिकल अप्रोच। इंपेरिकल अप्रोच का फॉर्मूला क्या था? तो P ऑफ ए इक्वल टू लिमिट n टू इन्फिनिटिव m बाय n। क्लासिकल का क्या था? सिंपल था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एम बाय एन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एम बाय एन, ऐसा सिंपल फॉर्मूला हमने
क्लासिकल अप्रोच के अंदर लिखा था बेटा, इसलिए आंसर रहेगा ए क्लासिकल। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है? फॉर इम्प्रिकल प्रोबेबिलिटी अप्रोच, इम्प्रिकल प्रोबेबिलिटी अप्रोच के लिए कौन सी बात सही नहीं है? तो लास्ट वाला दिया है, अकॉर्डिंग टू इम्प्रिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी ऑल द आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर इक्वली लाइकली, सभी आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं होते। कौन से अप्रोच के अंदर? तो इम्प्रिकल या स्टैटिस्टिकल लिखा था हमने, स्टैटिस्टिकल या एम्पिरिकल अप्रोच के अंदर सभी आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं होंगे। क्लासिकल डेफिनेशन के अंदर 3 पॉइंट याद रखने हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली, जबकि एम्पिरिकल या स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन के अंदर सभी आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं रहते। इसीलिए तो मैंने बोला था कि एम्पिरिकल डेफिनेशन का यूज सम्स के अंदर नहीं होता है। दाखलो गणवा माटे एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी नो यूज नहीं थतो, अंडरस्टैंड? क्योंकि उसका फॉर्मूला भी ऐसा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू लिमिट एन टू इन्फिनिटी एम बाय एन, अंदाजित कीमत, लक्षित कीमत, लिमिट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है हमको, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है उससे, ठीक है? तो याद रखना भाई, एम्पिरिकल अप्रोच के लिए कौन सी बात सही नहीं है? तो एम्पिरिकल अप्रोच के लिए कौन सी बात सही नहीं है? आर इक्वली लाइकली, सभी आउटकम्स इक्वली लाइकली है, ये बात सही नहीं है। इसका मतलब सभी आउटकम्स, सॉरी मेरी भूल हो गई, सभी आउटकम्स इक्वली लाइकली है, ठीक है? सभी आउटकम्स इक्वली लाइकली है। अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल अप्रोच to probability all the outcomes of experiments are equally likely, ठीक है? इक्वली, फिर से गलती की, इक्वली लाइकली નથી હોતા, રાઈટ? ઇક્વલી લાઇકલી બધા આઉટકમ્સ હોતા નથી। અહીંયા એવું કીધું છે કે ઇક્વલી લાઇકલી છે એટલા માટે આ ફોલ્સ છે, રાઈટ? ચલો જુઓ, આન્સર लिखेंगे डी, अकॉर्डिंग टू empirical approach, according to empirical approach to probability all the outcomes are outcomes of experiment are equally likely, બધા આઉટકમ્સ ઇક્વલી લાઇકલી હોય છે આ સાચું નથી, કેમ કે બધા આઉટકમ્સ ઇક્વલી લાઇકલી હોતા નથી એમ્પિરિકલ એપ્રોચ મુજબ, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 15 तक का हमने कंप्लीट किया है, बोर्ड पे से लिख देना जो जो लिखना है नेसेसरी है वो सब, फिर बाद में मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। 16 से 22 आज ही खत्म करना है, पहले इतना लिख दो। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इफ इवेंट्स b1 b2 dash dash bn are exhaustive events of the sample space S and A be the events from the same sample space such that p of a greater than 0, then p sigma probability of bi slash a। सर ये क्या चीज है? ये बायस थ्योरम है बेटा। हम जहाँ a1 a2 a3 लिखते थे वहां इसने लिखा है b1 b2 b3, और जब हम जहाँ b लिखते थे वहां इसने लिखा है a, ठीक है? अब क्या करना है? तो सिग्मा इन ब्रैकेट, सॉरी सिग्मा प्रोबेबिलिटी इन ब्रैकेट bi स्लेश a। चलो हमने एक सम किया था जिसके अंदर शॉर्ट सर्किट था, याद आया ना? शॉर्ट सर्किट है ना, और दूसरा था एलपीजी सिलेंडर एक्सप्लोजन। तो यहाँ शॉर्ट सर्किट के लिए हमने a1 स्लेश b फाइंड किया था और फिर इधर फाइंड किया था a2 स्लेश b, ठीक है? तो यहाँ दो ऑप्शन थे a1 स्लेश b a2 स्लेश b, ये दोनों का समेशन कर देना।
ये दोनों का क्या करेंगे, समेशन, सरवाળો करजो। અહીં જે આન્સર મળેલો a1/b નો અને a2/b નો જે આન્સર મળ્યો છે બેટા, એનો સમેશન કરશો તમે તો આ સમેશન હંમેશા કેટલો થશે, 1। कोई भी सम के अंदर जैसे कि 3 ऑप्शन है a1 a2 a3, तो p ऑफ a1/b प्लस p ऑफ a2/b प्लस p ऑफ a3/b, 3 बायस थ्योरम की वैल्यू फाइंड करने के बाद अगर तीनों वैल्यू का हम समेशन करते हैं तो हमेशा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। याद रखना, એટલે सिग्मा bi/a इक्वल टू हमेशा 1, तो आंसर आएगा C 1। नाउ 17 नंबर में क्या है देखो, लेट A and B are two dependent events। देखना 17 का कैलकुलेशन या समझौती में समझा रहा हूं, देखना डिपेंडेंट इवेंट्स। तो बोथ एंड देखा था हमने, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, सही है। बोथ होय एंड होय, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी नो यूज करीशु। उधर 2 पार्ट बनाए थे मैंने, एक साइड लिखा था डिपेंडेंट विदाउट रिप्लेसमेंट और एक साइड लिखा था इंडिपेंडेंट विथ रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिपेंडेंट की बात हो रही है, सच दैट इवेंट बी अकर्स फर्स्ट। देखो यहाँ पे कौन से वर्ड याद रखना है, एक तो आपको डिपेंडेंट दिया है, फिर उसके बाद दिया है बी अकर्स फर्स्ट, देन ए अकर्स। पहला घटना बी बने छे પછી ए बने छे, ठीक छे। तो यहाँ P ऑफ A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, पहले कौन से इवेंट हो गई, B हो गई, फिर बाद में क्या हो रहा है, A। तो जो पहले हो गया, जो पहले हो चुका वो कंडीशन कहलाएगा, और कंडीशन को हम स्लेश के पीछे लिखते हैं। कंडीशन को कहाँ लिखते हैं हम, स्लेश के पीछे लिखते हैं कंडीशन को। इसका मतलब क्या हुआ, पहले कौन सा इवेंट बना, B अकर्स फर्स्ट, पहले B हो रहा है, मतलब P ऑफ B लिखेंगे इनटू देन A अकर्स, तो यहां लिखेंगे A/B। जो पहले हो गया वो कंडीशन, और कंडीशन को स्लेश के बाद लिखनी है। तो ये हमारा आंसर है P ऑफ B इंटू P ऑफ A/B, दैट इज A। आंसर A, P ऑफ B इंटू P ऑफ A/B। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या है, लेट A, B एंड C आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। वही नियम, वही फॉर्मूला, वही मल्टीप्लिकेशन रूल, एक साइड पे डिपेंडेंट था, एक साइड पे इंडिपेंडेंट था। तो इंडिपेंडेंट के अंदर P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का फॉर्मूला क्या लिखते थे हम, इंडिपेंडेंट के अंदर। विथ रिप्लेसमेंट वाले के अंदर देखना बोथ दिया हो एंड दिया हो, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू सिंपल मल्टीप्लिकेशन P ऑफ A इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C। सो आंसर इज B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C। याद कौन सा वर्ड रखना है आपको, इंडिपेंडेंट इवेंट्स याद रखना है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स याद रखना है। चल क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर क्या है, A, B एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। A, B, C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। वैसे तो P ऑफ A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला बहुत बड़ा था, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ऐसा था। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दिए हुए, इसलिए सभी इंटरसेक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो सभी इंटरसेक्शन का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब मुझे आंसर मिलेगा P ऑफ C मिलेगा आंसर, P ऑफ A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C। इतना ही लिखना है, पीछे वाले इंटरसेक्शन सब निकल जाएंगे। ओके, 20 नंबर देखते हैं। For any two events A and B, additive rule of probability। यहाँ पे वर्ड आपको याद रखना है एडिटिव रूल, एडिटिव रूल। सर एडिटिव रूल तो आपने नहीं सिखाया, हेलो
हमने सीखा था एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसी का नाम एडिटिव रूल है, कोई नई चीज नहीं है ये। एडिटिव रूल वही एडिशन रूल है, एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो एनी टू इवेंट्स, कोई भी दो इवेंट्स होगी तो सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, पहला P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो आंसर रहेगा डी, P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बेटा। A real valued function defined on sample space is called, चलो सैंपल स्पेस के बेस के ऊपर जिसको डिफाइन किया है ऐसे वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल। मैंने बताया था फॉर एग्जांपल 2 कॉइन टॉस की है तो हमको मिलेगा HH, HT, TH एंड TT मिलेगा। तो यहां पे क्या हो गया, 2 हेड मिले, यहां 1 हेड, यहां 1 हेड, यहां 0 हेड, यहां 1 हेड, यहां 1 हेड, और यहां पे कितने हेड हुए, 2 हेड हुए। तो रैंडम वेरिएबल मतलब क्या, जिस वेरिएबल की वैल्यू हम सैंपल स्पेस S से डिटरमाइन करते हैं, सैंपल स्पेस S के आउटकम से जिस वेरिएबल की वैल्यू को हम डिटरमाइन करेंगे ऐसे वेरिएबल को रैंडम वेरिएबल कहते हैं। वही बात यहां लिखी है, अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन सैंपल स्पेस, डिफाइंड ऑन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस के बेस पे जिसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं हम उसको कौन सा वेरिएबल कहेंगे, तो रैंडम वेरिएबल कहेंगे। सी लिखना है, रैंडम वेरिएबल। Now next question number 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। चलो देखो अंदर, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल इज, रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस कैसे मिलता है, तो वेरिएंस मतलब v ऑफ x लिखते थे, यहाँ आंसर देख रहे हैं हम एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये आंसर है हमारा a। क्यों a है वो बता रहा हूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इन ब्रैकेट x माइनस EX कैप स्क्वायर, ऐसा लिखा है, ठीक है। याद रखो यहां एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे EX द स्क्वायर, फिर सामने लिखना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x द होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x द होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर, यहाँ EX तो यहाँ डायरेक्टली स्क्वायर, EX स्क्वायर मतलब क्या लिखते थे हम, तो सिग्मा x स्क्वायर इंटू P ऑफ x, माइनस यहाँ क्या लिखते थे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x द होल स्क्वायर मतलब सिग्मा x इंटू px द होल स्क्वायर। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, वेरिएंस का। तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला मिलेगा, थोड़ा अलग टेक्निक से लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट ये लिखते हैं, या कभी ये लिखते हैं उसके नीचे ये लिखते हैं, या कभी डायरेक्ट यही लिखते हैं, तो उसको देख के घबरा नहीं जाना है, ये इधर से ही आया है, ठीक है, ये दोनों का पिताजी यही है। ओके चलो, तो याद रख जो बेटा वेरिएंस नो फॉर्मूला, आंसर ए ई इन ब्रैकेट x माइनस EX, ये कैप लिखा है, वो कैप लिखना पड़ता है, वैसा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली स्क्वायर होता तो भी चलता, कैप स्क्वायर। कैप क्यों लिखते हैं, इट इज एस्टिमेटेड वैल्यू, एग्जैक्ट वेरिएंस नहीं मिलता इस फॉर्मूले से, एस्टिमेटेड वैल्यू अंदाजित कीमत મળે છે, एस्टिमेटेड वैल्यू मिलती है, इसलिए जहां एस्टिमेटेड वैल्यू आती है वहां पे कैप लिखना पड़ता है, समझ गए, तो इसलिए कैप लिखा हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 22 सभी एमसीक्यू इस यूनिट के भी खत्म कर दिया हमने, ठीक है बेटा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, कंप्लीटली प्रिपरेशन करना, यूनिट 1 यूनिट 2 सभी चैप्टर्स के अंदर, पैम्पलेट के अंदर, रेगुलर पैम्पलेट के अंदर भी एमसीक्यू दिए हुए थे,
उसके बाद यूनिट 1 और यूनिट 2 का एक एक्स्ट्रा पैम्पलेट दिया था एमसीक्यू के लिए। उसके बाद यूनिट 3 के एमसीक्यू पैम्पलेट के अंदर ही दिए हुए हैं, यूनिट 4 के एमसीक्यू पैम्पलेट के अंदर ही दिए हुए हैं। तो सभी एमसीक्यू पढ़ना, सभी थियरी पढ़ना, सभी फॉर्मूले करना, सभी सम्स करके जाना, बिल्कुल कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ एग्जाम देना। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, यानी कि अब हम सेम 2 में मिलेंगे। बाय एवरीवन।